बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज वोटिंग हो रही है, आपने खुद भी वोट किया, क्या कहेंगे? भारत लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये महापर्व है और सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। तो प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए। भारतीय होने का और अपने अधिकार को जानने का और जागने का मतलब ये है कि अपने स्वविवेक से राष्ट्र हित में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट अवश्य दें। और हमने देखा कि सनातन को लेकर आप लगातार अलग जगह रहे हैं। पिछले 4 साल से हम लगातार देख रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर बात हो रही है। अब जब चुनाव सामने हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर लोगों को वोट करना है? देखिए, चुनाव के बारे में हमारा विषय नहीं, हमारा विषय सनातन का है, हमारा विषय शिक्षा का है। इस देश में भिक्षा मुफ्त है, शिक्षा कठिन है, इसलिए हम लोगों को जगाने का काम करते हैं। और सनातन कोई एक हिंदुत्व तो है ही है, सनातन कोई एक मजहब नहीं है, ये धर्म है, विश्व का प्राण है, भारत का प्राण है। भारत राम का है, राम का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है। और कृष्ण के राष्ट्र में राम की चर्चा ना करें, संतों की चर्चा ना करें, गौ माता की चर्चा ना करें, संस्कृति की चर्चा ना करें, संस्कृत की चर्चा ना करें, तो भारत तो बिखर चुका। भारत की तो डेमोक्रेसी चली जाएगी, भारत की तो स्थिति विचित्र हो जाएगी। पर भारत भारत नहीं रहेगा, कहलाएगा ही नहीं भारत। तो हमने तो लोगों को जगाने का काम किया। अब किसी को अगर पेट में दर्द है तो उसे अपना इलाज करवाना चाहिए। हम पूर्ण स्वस्थ हैं, ये हम कह सकते हैं। हमने देखा जब अयोध्या में भगवान राम विराजे, आप भी वहाँ पर थे और आपकी आंखों में अश्रु थे। आज जब चुनाव हो रहा है तो हम लोगों को देख रहे हैं, एक भक्ति उनमें मोदी जी को लेकर भी हो रही है और आपने वो पल महसूस किया। आज चुनाव का पल है, जनता में वो पल महसूस, किस तरह का क्षण था वो? राजनीति पर हम बहुत कम बोलते हैं, ये हमारा विषय नहीं, अध्यात्म हमारा विषय है। पर राम के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान के लिए अगर आप सनातनी हैं तो आपको जागना चाहिए और उस हित में आपको आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बागेश्वर सरकार कह रहे थे कि सनातन के लिए सबको जागना चाहिए और सनातन के हित में काम करते हुए वोट भी करना चाहिए। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, खजुराहो। देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व इस वक्त चल रहा है, लेकिन इसी बीच जितेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। के साथ आज ये मतदान हो रहा है, इसी यात्रा का हिस्सा बन करके हम आगे भी मोदी जी के संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचने का। डिलिमिटेशन के बाद इस सीट में काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। रजौरी और पुंछ का हिस्सा जो है अनुराग सीट के साथ मिला दिया गया। आपको लगता है उस पर कुछ वोट में नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर वर्ग और हर समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है। क्योंकि मोदी जी का नाम प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को एक डोर में बांधता है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है देश में, उत्तर हो के दक्षिण हो, पूर्व हो के पश्चिम हो, पूर्व उत्तर हो। मुझे लगता है आज़ादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक डोर में सारे क्षेत्रों को, सारे वर्गों को बांधते हैं। और अब सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी मोहम्मद सिंह कंवर का, जिन्होंने खास बातचीत की है मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल के साथ। देखिए, भारत 24 पर इस वक्त मेरठ हापुड़ से प्रत्याशी अरुण गोविल जी मौजूद है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आज कैसा महसूस करें, क्योंकि इम्तिहान की घड़ी है और 4 को परिणाम आएगा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कोई टेंशन थोड़ी है इसमें। आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग अच्छा कर रहे हैं लोग, परसेंटेज पहली चरण से शायद बेटर होगा मेरे ख्याल, आई एम श्योर अबाउट इट। अरुण जी, मेधावी जो छात्र होते हैं ना, वो एग्जाम से पहले थोड़ी बहुत टेंशन तो उनको होती है, तो वैसे आप भी मेधावी छात्र, थोड़ी बहुत चिंता? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नहीं। रामचंद्र का आपने किरदार निभाया था, प्रजा की सेवा की, एक बार फिर से प्रजा की सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोचकर ही मैं आया हूँ कि मुझे जनसेवा करनी है, तो मैं अपनी शहर की, मेरठ की और हापुड़ की, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी जगह है वहाँ सेवा करेंगे। क्या मार्जिन तगड़ा होगा जीत का? ऑफ कोर्स होना तो चाहिए। 400 पार? 400 बार पक्का है, बिल्कुल। मिशन साउथ में आपको लग रहा है कि पक्का हो सकता है? मिशन साउथ और मिशन नॉर्थ ईस्ट पर लगातार फोकस कर रही है बीजेपी। तो नहीं, उनकी जो भी नीतियां हैं वो सब बहुत अच्छी हैं, इस देश के लिए बहुत अच्छी हैं। एक और लास्ट सवाल मुझे आपसे पूछना है, आप ग्राउंड पर गए, आपने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, बात की, क्या मुद्दे आपको लोगों के लगे जो आपको लगता है कि संसद में अगर आप पहुंचे तो आप उन मुद्दों को उठाएंगे? कहीं भी किसी भी जगह का जो बेसिक मुद्दा एक होता है वो होता है विकास। बिकॉज जो परेशानियां होती हैं हमारी, वो उनका अगर विकास हो जाता है वो ठीक हो जाती हैं। जो नई चीज़ें बननी होती हैं उनमें विकास हो जाए तो ठीक होती हैं। तो इसलिए विकास इज़ द अल्टीमेट वर्ड किसी भी जगह के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। ठीक है।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ फिलहाल अरुण गोविल जी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि जीत का मार्जिन बड़ा होने वाला है। 400 पार का नारा जो बीजेपी की तरफ से दिया गया वो जरूर पूरा होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, भारत 24 मेरठ। तो छोटे पर्दे के राम इस बार चुनावी मैदान में हैं और मेरठ से इस समय बीजेपी के प्रत्याशी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, वीवीपैट पर जो है सभी याचिकाएं जो दायर की गई थी वो खारिज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाएं खारिज की और बारकोड को लेकर के जो है सुझाव भी दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट पूरी तरीके से चेक की जाए। मतदान के बाद 45 दिन तक सुरक्षित ईवीएम रहेगी, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वीवीपैट को लेकर के ये मांग की जा रही थी कि उसे टैली किया जाए ईवीएम से 100%, लेकिन अब ये याचिकाएं जो डाली गई थी वीवीपैट को लेकर के वो खारिज कर दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। बेवजह सिस्टम पर अविश्वास सही नहीं है। याचिकाओं में कहा गया था कि वीवीपैट जो है वो पूरी तरीके से उसका मिलान ईवीएम से हो, लेकिन 120-25 करोड़ की जनता और ईवीएम टैली करना ये पॉसिबल नहीं है अलग देशों के तरह, और ऐसे में ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। अदिति नागर मेरी सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, जो भरोसा जाहिर किया जा रहा था और जो सोचा जा रहा था वीवीपैट को लेकर के, कोर्ट की तरफ से यही फैसला आया है, मिलान संभव ही नहीं है और कोर्ट ने ये बड़ा बयान दिया है कि 45 दिन तक वो सुरक्षित रहेगा। क्या मायने इसके? देखिए, 3 बड़ी बातें कही गई हैं। पहला, 100% वेरिफिकेशन संभव नहीं है। ये जो अभी फैसला आया है वो यही कह रहा है कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान की बात जो कहा गई है कि 100% मिलान कीजिए, ये संभव नहीं है। आज के हम तकनीक वाले ज़माने में, स्पीड के ज़माने में हम ये संभव नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात कही है कि डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड होना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हम चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो सुझाव दिए गए हैं कि ऐसा होगा, 45 दिन तक पर्चियां रहेंगी, फिर बार कोड का जिक्र किया गया है, वो एक अलग अलग मुद्दा है, सुझाव है उसमें, और हम नए तरीके से उसको कैसे फिल्टर कर सकें, उसको क्लैरिटी ला सकें। लेकिन 3 बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन अब आप देखिए, आज भले ही चुनाव हो, लेकिन आज शाम होते होते ये एक डिबेट का मुद्दा बन जाएगा। नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि जैसे जैसे हार नजदीक आती है वैसे वैसे ईवीएम की चर्चाएं होने लगती है। हालांकि आज जो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसका सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजें देखकर, सोचकर, समझकर फैसला लिया है। लेकिन एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको ये बता देते हैं कि दरअसल याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि वीवीपैट पे 100% जो क्रॉस चेक किया जाए, 100% पर्चियों को या वीवीपैट मशीन, उसको खारिज कर दिया गया है और ये कहा है कि चुनाव को कंट्रोल करना ठीक नहीं है। और तीसरा कहा गया है कि इस डेटा पर, जो भी डेटा निकल कर आता है, चुनाव के नतीजे आते हैं, उस पर आपको इलेक्शन कमीशन पर पूरा विश्वास करना होगा। अच्छा अदिति, क्या ये एक बड़ा झटका नहीं विपक्षी पार्टियों के लिए, खासतौर पर क्योंकि विपक्षी पार्टी, आपने जिस बात का जिक्र किया कि चुनाव आते ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, अब जब कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि भाई जो आप बात कर रहे हैं ये नहीं हो सकता कि अविश्वसनीयता आप जाहिर करते रहें, आपको भरोसा करना होगा इस सिस्टम पर। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस पर टिप्पणी करना, आपत्ति जताना, ये विपक्ष भी नहीं करेगा। मन में जो भी सोचे, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा खत्म हो गया। इस पर याचिका फिर किसी और स्तर पर लगाई जा सकती होगी और चुनाव जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज किस दिशा में जाता है, नतीजे क्या आते हैं, विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि हम 60 दिन पहले भी, जब ये इस पर डिबेट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये कहा गया था कि हम 60-70 दिन सिर्फ नतीजों में नहीं लगा सकते कि चुनाव आज पूरे हो गए और आज 2-2.5 महीने बाद नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये मिलान हुआ, तमाम चीजें हुई, तो इसमें बड़ी भारी मैन पावर की जरूरत होगी और नए तरीके की चीजों की जरूरत होगी और इसके साथ साथ इतना ज्यादा समय देना होगा जो संभव नहीं है। वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई भी सरकारी काम, कोई भी फैसले जमीन पर नहीं उतारे जा सकते। और आप देखिए कितने लंबे लंबे समय तक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, उस पर कोई सरकारी काम नहीं हो सकते, फिर दूसरा 2 महीने और जुड़ जाएं, तो ऐसे में फिर जो विकास और उसकी बात होती है, सरकार काम कब करेगी, जिसको लेकर आपत्ति विपक्ष जताती है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि 7 फेज में चुनाव होने की जरूरत क्या है जी, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो सरकारी काम नहीं होते, विकास में बाधा होती है, और अगर 60 दिन 70 दिन लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो विपक्ष, राजनीति जरूर होगी
लेकिन सोच समझकर होगी, सुप्रीम कोर्ट का बयान है। अच्छा अदिति, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमरोहा से ये बड़ी खबर है, मतदान केंद्र के पास आग से हड़कंप मचा है। एक बड़ी जानकारी अमरोहा से मिल रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। अमरोहा से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। अदिति, आपके पास वापस आते हुए देखिए, वीवीपैट को लेकर के एक मुद्दा बनाया गया और इसी चुनाव में नहीं, इससे पहले भी। अगर एडीआर की रिपोर्ट की माने तो कितने 100 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हुए हैं, और कहा जाता है कि इकोनॉमी के लिहाज से जब भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जब आप इस साल के ही चुनाव का खर्च देख लें तो फिर इलेक्शन कमीशन की भी समझ से ये बाहर हो जाता है कि जो पॉइंटर्स रखे गए हैं, जो लिमिट रखा गया है, उससे ज्यादा मतदान में खर्च प्रत्याशी कर रहे हैं और कोई भी पार्टी जो है कुल मिलाकर कर रही है। अगर वीवीपैट के साथ मिलान हो ईवीएम का तो ये खर्चा डबल ट्रिपल नहीं हो जाएगा? अगर इस बात पर फिर से ये मांग अगर विपक्ष की तरफ से की जाती है और अगर इस बात को सिक्योर भी किया जाए तो फिर क्या बदलाव होगा? देखिए, खर्चा और चुनाव प्रचार का खर्चा और प्रत्याशियों की लिमिट, ये सब बहुत ही डिबेटेबल इशू है। जितना इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी प्रत्याशी को, मैं राजस्थान घूमी, मैं साउथ गई, मैं उत्तर प्रदेश गई, मैं लगभग पूरा भारत घूमकर आई हूँ, शुरुआती 7 दिनों में वो पैसा खर्च हो चुका होता है जो इलेक्शन कमीशन उस प्रत्याशी को अलाउ करता है कि आप इतने पैसे में चुनाव लड़ेंगे। और ये बात राजस्थान की नहीं है, ये बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये केरला की नहीं है, कर्नाटक में तो 3 दिन में खत्म हो जाता है, 7 दिन में नहीं। तो ये खर्चा और इस पे कंट्रोल, ये तो बहुत ही बड़ा एक विषय, शोध का विषय के साथ साथ इसको बहुत ही देखना पड़ेगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है प्रचार का पैसा। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार के खर्च का पैसा देख लें, इसीलिए कांग्रेस ने ये बात उठाई थी कि हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे हमारे पोस्टर नहीं लग रहे, आउटडोर कैंपेन इसलिए वीक है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और वही आउटडोर कैंपेन भाजपा का बहुत अच्छा है क्योंकि फिर वैसे इलेक्शन बॉन्ड्स और तमाम बातें आती हैं। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। लेकिन वही अगर आपके पास वीवीपैट की, अदिति आपके पास वापस लौटे कुछ और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ में। अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी, अखिल चौधरी हमारे साथ में, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय राठी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और कन्हैया बेलारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त। सभी का एक बार स्वागत है। और कन्हैया बेलारी जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले वीवीपैट को लेकर ही बात कर लेते हैं। चुनाव लगातार जारी है, दूसरा चरण के लिए मतदान आज हो रहा है। इस बीच वीवीपैट को लेकर तस्वीर क्लियर है, ना बैलेट पेपर की वापसी होगी और ना ही ईवीएम का मिलान पूर्ण तौर पर वीवीपैट के साथ में होगा। इसका क्या असर अब आप देख रहे हैं आगे? नहीं, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सबको माननी चाहिए, लेकिन तब यह है कि सवाल उठाना जो है ये गलत बात नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है, और वो देशद्रोही भी नहीं है जो सवाल उठाते हैं। और लाल कृष्ण अडवाणी ने भी सवाल उठाया था उस समय, आपको बताया, अजय जी ने बताया भी कि किताब भी लिखी गई थी, कई देशों में ये बैन भी हो चुका है, जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है। तो सवाल उठाना जो है, हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया उस पर कोई सवाल उठाए, वह जो है गलत बात। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि असंवैधानिक है, उस पर तो सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि हम फिर से उसको लागू करेंगे। सवाल ये है, और ये कहीं से भी, मैं चूंकि 38 बरस से कवर कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, और उसके पहले भी मैं मतदाता जो है, मैं तो देखा हूँ कि बैलेट पेपर से भी गड़बड़ियां होती थी जी, ईवीएम बहुत होता था, लूटपाट होती थी। बिहार में तो और भयानक तरीके से बैलेट पेपर को लूटा जाता था। तो बैलेट पेपर सही है ये कहने, इसका मैं समर्थक नहीं, लेकिन तब ये मैं जरूर कहूंगा कि जो सवाल मैं लौटती हूँ आपके पास।